हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम एमसीक्यू सीरीज में 20 ऑफ जनवरी 20 ऑफ जनवरी में आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग 20 ऑफ जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सेंटर ऑफ ग्राफेन के बारे में देखेंगे कि ग्राफेन क्यों इम्पोर्टेंस है, इस पे गवर्नमेंट क्यों फोकस कर रही है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में देखेंगे। नेशनल क्वांटम मिशन कब स्टार्ट हुआ था, कब ये क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम गुरुवयूर टेम्पल के बारे में जानेंगे। गुरुवयूर टेम्पल कहाँ पे है, ये क्यों न्यूज में है। फोर्थ क्वेश्चन हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों इंपॉर्टेंस रखता है और ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये सब हम देखेंगे। और अगला क्वेश्चन में हम लोग असर रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। असर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट में क्या है, तो ये देखेंगे। उसके अगले क्वेश्चन में हम लोग मिस्टी के बारे में देखेंगे। मिस्टी एक प्रोग्राम है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों शुरू किया गया था, ये सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम गति शक्ति के बारे में जानेंगे। पीएम गति शक्ति क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इतना प्रोजेक्ट इनोवेट हो रहा है। अभी अटल सेतु महाराष्ट्र में हुआ है, तो इसलिए पीएम गति शक्ति 2021 में ये अनाउंस हुआ था। तो अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है कि इसलिए पीएम गति शक्ति भी न्यूज में है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उस वो पनामा कनाल के बारे में जानेंगे। पनामा कनाल क्यों न्यूज में आ गया, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन सेंटर फॉर ग्राफेन। सेंटर फॉर ग्राफेन के बारे में पूछा गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा ये सेटअप किया गया है। ये किस शहर में सेटअप हुआ है, तो पहला ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन लखनऊ, थर्ड ऑप्शन कोची एंड फोर्थ ऑप्शन चेन्नई। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे सेटअप हुआ है सेंटर फॉर ग्राफेन। तो इसका सही जवाब है कोची, केरला। कोचीन केरला में ये सेंटर फॉर ग्राफेन अभी सेटअप हुआ है। हम अगर ग्राफेन के बारे में देखें तो इसका इम्पोर्टेंस, इसलिए इम्पोर्टेंस क्यों है ग्राफेन, इतना गवर्नमेंट इस पर फोकस क्यों कर रही है। तो ये मैकेनिकल अगर फीचर इसका देखें तो ये 100% स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ये स्टील से 100 गुना ज़्यादा मजबूत है। और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इसका देखें तो ये सुपर कंडक्टिविटी 60% ज़्यादा है इसमें कॉपर से। कॉपर से ये ज़्यादा बिजली को फ्लो कर सकता है। अगर थर्मल देखें तो 5 गुना ज़्यादा है। इसी तरह और लुब्रिकेटिंग फीचर्स है, ट्रांसपेरेंट है, इम्परमिएबल है। तो ये कई और भी कई एक फीचर्स हैं जो कि ग्राफेन, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है। तो अभी ग्राफेन का सेंटर सेटअप हुआ है कोचिंग में। ये जॉइंट वेंचर है। ग्राफेन का सेंटर जो कोचिंग में सेटअप हुआ है, ये जॉइंट वेंचर है डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, दूसरा सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट एंड टाटा स्टील लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां मिल करके इसको सेटअप किया कर रही हैं। अब देखिए कि ग्राफेन है क्या। तो ग्राफेन एक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ये एक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अगर एलोट्रॉप्स के बारे में जाने तो ये सेम एलिमेंट होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अगर कार्बन के और भी एलोट्रॉप्स के बारे में जाने तो ये डायमंड, डायमंड भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अगर हम ग्राफेन के शेप के बारे में देखें तो हेक्सागोनल शेप का होता है। और ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज हो सकता है, बायोमेडिकल में भी यूज हो सकता है, और ये डिफेंस में भी यूज होना है। डिफेंस में ये क्या करते हैं, हमारे जो इक्विपमेंट होता है उसको स्टेल्थ बिहेवियर प्रदान करता है। स्टेल्थ बिहेवियर इससे हम लोग लाते हैं डिफेंस इक्विपमेंट में। बायोमेडिकल में ये ड्रग्स ड्रग्स डिलीवरी में यूज हो सकता है, और ये सेंसिटिव सेंसर में भी उपयोग किया जाता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में पूछा गया है। नेशनल क्वांटम मिशन, देख पहला स्टेटमेंट है, द मिशन इज प्लान्ड फॉर 2023
2023 टू 2031 ये मिशन को का प्लानिंग 2023 से 2031 तक के लिए किया गया है, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्केल अप किया जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट विल टारगेट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर। इसका टारगेट है कि 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट अगले 5 साल में डेवलप करना है और 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट्स अगले 8 साल में। ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में से कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है ओनली वन, दूसरा ओनली टू, तीसरा बोथ एंड चौथा नन ऑफ द अबव। तो इन चारों में से सही ऑप्शन है इसमें सही ऑप्शन है सी बोथ। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर क्यूबिट्स के बारे में बात करें तो यहाँ फिजिकल क्यूबिट्स, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में बिट्स होता है, उसी तरह क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स, क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट होता है। इस ये बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ये मतलब बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी को हम लोग क्यूबिट्स बोलते हैं और नॉर्मल कंप्यूटर में उसे बिट्स बोलते हैं। बिट 0 एंड 1 ये बिट्स होता है। चलिए अब इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो न्यूज में क्यों है, क्योंकि मिशन कोऑर्डिनेशन सेल, एक मिशन कोऑर्डिनेशन सेल बनाया गया है जो कि कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगा नेशनल क्वांटम मिशन का। नेशनल क्वांटम मिशन का कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी को सेटअप किया गया मिशन कोऑर्डिनेशन सेल, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। नेशनल क्वांटम मिशन भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही अंदर में आता है। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी को देखें तो ये एक्सेलरेट कर देगा क्वांटम टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में को भी एक्सेलरेट करेगा ये। एंड सेकंड इंडिजिनियसली बिल्ड क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुरुवयूर टेम्पल। गुरुवयूर टेम्पल के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री कृष्ण। सेकेंड स्टेटमेंट है द टेम्पल इज बेस्ड ऑन नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर टेम्पल की आर्किटेक्चर को बात करें तो ये सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ये नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। हो सकता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी ऑप्शन 1 एंड 2 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं है। आपको अगर पता हो कि नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को हम लोग नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर मेनली दो तरह के होते, ब्रॉडर वे में दो तरह का होता है। पहला होता है नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और सेकंड होता है द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के टेम्पल हमें नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं और ये द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं। और ये गुरुवयूर टेम्पल जो है सो केरला में है। तो ये केरला में है, तो इसका आर्किटेक्चर का कुछ ग्लिम्स जो है सो चोला डायनेस्टी ऑफ आर्किटेक्चर से मिलता है। अगर गुरुवयूर टेम्पल के बारे में देखें तो इसको द्वारका ऑफ द साउथ भी बोला जाता है, क्योंकि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिए थे। तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, और यंग फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण, मतलब बचपना है श्री कृष्ण जी का यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे स्टैचू के बारे में तो लॉर्ड विष्णु इंस्टॉल्ड हियर हैज फोर्म्स 4 आर्म्स। यहाँ पे जो लॉर्ड विष्णु है उनके 4 बाजू हैं। इस टेम्पल के बारे में और भी फीचर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिफेंट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, और पंथूर कोट्टा एलिफेंट सेंचुरी है जो कि इसी टेम्पल के नजदीक है। तो ये भी देख ले, ये भी केरला में ही है इसका मतलब। अगर हम न्यूज में देखें तो ये मोदी जी इस टेम्पल में गए थे, तो इसलिए ये न्यूज में है। और इस टेम्पल का एक और खासियत है कि यहाँ के ड्रेस कोड जो है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इतना स्ट्रिक्ट है कि ये लोग जो है ना
ये एसपीजी कमांडो हैं, जो हमारे मोदी जी के सुरक्षा में लगे रहते हैं, वही एसपीजी कमांडो हैं। और ये देखिए कि ये लोग भी धोती में हैं। तो यहाँ इस मंदिर का ड्रेस कोड बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसीलिए ये भी एक फीचर है। अगर यहाँ देखें तो ये ड्रेस कोड जो है ऐसे मुंडू जो धोती और वेष्टी, उसको व्हाइट शॉल बोलते हैं। तो ये 2 ड्रेस कोड है, तो ये भी याद रखिएगा। 4th क्वेश्चन, पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल पीपीएचएफ इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड डी ऑप्शन इन मेघालय। तो हमें बताना है कि इन चारों राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, पक्के पग्गा। यहाँ पे सही ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो और इसके बारे में अगर देखें तो ये 3 डेज का कंजर्वेशन फेस्टिवल है, जो कि हॉर्नबिल जो पक्षी है उसका कंजर्वेशन के लिए मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे फर्स्ट टाइम 2015 में स्टार्ट किया गया था, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। और इस फेस्टिवल को न्यासी ट्राइब, न्यासी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये लार्जेस्ट ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, ये न्यासी ट्राइब जो है लार्जेस्ट ट्राइब है। और पक्का टाइगर रिजर्व, ये पक्का टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में है, यहीं पे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पक्का टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो यहाँ 4 वेराइटी के हॉर्नबिल हैं। 4 टाइप ऑफ हॉर्नबिल। अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट भी इसे बोला जाता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री या एनजीओ ने मतलब रिलीज किया है, रिलीज करता है? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बी, प्रथम। प्रथम एक एनजीओ का नाम है, क्या वो रिलीज करता है? मे बी। सी, यूनेस्को, क्या यूनेस्को रिलीज करता है? हो सकता है। डी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूएन इसको रिलीज करता है। तो यह इसका सही जवाब है बी, प्रथम एनजीओ के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। अगर इस रिपोर्ट के बारे में देखें तो ये सब डाटा इसका जो कलेक्शन है, डाटा जो कलेक्ट ये करता है, ये इनरोलमेंट स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो स्कूल में इनरोल हुए हैं उनका, उनसे रिलेटेड ये डाटा प्रस्तुत करता है। और बेसिक रीडिंग उन्हें आती है या नहीं, इसको भी ये इस रिपोर्ट में ये रहता है। अगर इसका हम की हाइलाइट्स ऑफ रिपोर्ट देखें तो इनरोलमेंट स्टेटस जो है, इनरोलमेंट इन स्कूल, ये 84% ऑफ यंग पीपुल कंप्लीटेड 8 और मोर ईयर। 84% जो बच्चे हैं वो 8 साल या उससे अधिक स्कूलिंग कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि 2017 में मात्र 81% था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग इन स्कूल इंक्रीज हुआ है। तो ये, और लर्निंग लेवल के बारे में अगर इस रिपोर्ट में देखें तो इस रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि फीमेल जो है, लड़कियां, वो आउट परफॉर्म कर रही हैं रीडिंग टेक्स्ट, मतलब अपने भाषा में बुक्स को पढ़ने में लड़कियां लड़कों से आगे है। लेकिन अगर मेल के बाद देखें, मेल स्टूडेंट के बारे में देखें तो ये अर्थमेटिक और इंग्लिश रीडिंग में लड़कियों से आगे है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, मिस्टी इनिशिएटिव वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। मिस्टी इनिशिएटिव इनमें से 4 ऑप्शन में किससे रिलेटेड है? पहला, प्लांटिंग ट्री अलोंग द नेशनल हाईवे, एनएच के साइड में पेड़ को लगाने के लिए से रिलेटेड है। रिड्यूस, बी ऑप्शन, रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन लेवल इन एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के आसपास में एयर पॉल्यूशन जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। सी ऑप्शन, फैसिलिटेट ट्रीटमेंट फॉर वाटर वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो
गंदे पानी निकलते हैं उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, या डी ऑप्शन फैसिलिटेटेड मैनग्रोव प्लांटेशन से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब डी है, मैनग्रोव प्लांटेशन। अगर मिट्टी के बारे में हम देखें, तो मिस्टी का फुल फॉर्म ये मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। अगर हम मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में देखें तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, गवर्नमेंट इतना इस पे फोकस क्यों कर रही है, क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट आप देखें तो हमेशा ये ओशियन के आसपास ही होता है। डेल्टा जो हमारे नदी जब ओशियन से मीट करते हैं तो वहाँ पे जो डेल्टा बनती है वहाँ पे ये जनरली होता है, और ये हमारा नेचुरल बैरियर है। ये हमारा नेचुरल बैरियर है अगेंस्ट स्टॉर्म, सी लेवल राइज एंड कोस्टल फ्लडिंग। दे प्रोटेक्ट शोरलाइन फ्रॉम डैमेजिंग विंड एंड वेव। विंड, हवा और वेव को से कंट्रोल से भी हमें बचाती है। मैनग्रोव अल्सो प्रिवेंट इरोजन। ये इरोजन को भी मतलब भूस्खलन को भी रोकती है। तो ये अगर हम एक स्टडी देखें जो 2013 में हुआ था, स्टडी ऑफ मैनग्रोव, फ्लोरिडा में ये स्टडी हुई थी। वहाँ पे कैटेगरी 5 स्टॉर्म को ये मैनग्रोव कैटेगरी 3 स्टॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इतना प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए मिस्टी इनिशिएटिव मैनग्रोव फॉरेस्ट को बचाने के लिए किया गया। अगर इंडिया में हम बात करें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो डेल्टा बनता है सुंदरबन, वहाँ पे ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है। और अगर देखें तो ये महानदी, कृष्णा, मतलब जितने भी नदी जो जिनका डेल्टा हमें बनता है, उनमें जनरली होता है, और ये ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल रीजन में ये ज़्यादा होता है। अगर हम देखें गंगा, महानदी, उड़ीसा के पास, ये सारा इसी बे ऑफ बंगाल रीजन में होता है, इसलिए मैनग्रोव फॉरेस्ट इस कोस्ट लाइन पे ज़्यादा होते हैं। इस ये वाला कोस्ट लाइन जो अरेबियन सी के साथ है, इसमें कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में 7th क्वेश्चन में हम पूछा गया है। ये क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, इट ब्रिंग 60 मिनिस्ट्रीज अंडर वन अम्ब्रेला। ये 16 मिनिस्ट्री को एक साथ लाती है। और थर्ड स्टेटमेंट है, ये इसरो के इमेज को यूज करके आगे की प्लान करती है और उस पर फिर इम्प्लीमेंट करती है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट तीनों में से सही है? ए, एनी वन इज करेक्ट, बी, एनी टू इज करेक्ट, सी, ऑल ऑफ द अबव, एंड डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सही स्टेटमेंट है सी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, पनामा कैनाल के बारे में इसमें पूछा गया है कि पनामा कैनाल कहाँ है, किस किस दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करती है? ऑप्शन ए, मेडिटेरेनियन विथ रेड सी, बी, अटलांटिक ओशियन विथ इंडियन ओशियन, सी, पैसिफिक ओशियन विथ अटलांटिक ओशियन, या डी, इंडियन ओशियन विथ मेडिटेरेनियन ओशियन। तो इनमें से चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन सी, ये पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। पनामा कैनाल न्यूज में क्यों है? पनामा कैनाल में जो आवागमन है वो 50% से ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि सूखा के कारण, ड्रॉट कंडीशन के कारण ये डिक्रीज हो चुका है। ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है, मतलब मैन मेड कैनाल है, जो कि 15 अगस्त 1914 को स्टार्ट हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। और अगर इसका हम रूट देखें तो ये यहाँ पनामा कैनाल है, ये देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पनामा देश है, वहीं पे ये पनामा कैनाल है। हमें पैसिफिक ओशियन
कि पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन जाने के लिए इस कैनाल का हम लोग उपयोग करते हैं। ये रेड वाला जो है सो अगर हम पनामा कैनाल को नहीं यूज करते हैं तो इस रूट को हमें फॉलो करना होगा, और ये ब्लू वाला अगर पनामा, ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पैसिफिक ओशियन टू अटलांटिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।